हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एक महीने बाद मैं लगभग वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा हूँ यार। मैं बाप बन गया, इसलिए टाइम लग गया भैया। तो वेरी न्यू दिस फादरहुड थिंग इज़ टू मी। 12 फरवरी को माई बेबी वॉज बॉर्न। कल एक महीने का हो जाएगा। तो इस बीच में गायब रहा, इसी वजह से ही गायब रहा गाइस। थैंकफुली एवरीथिंग इज़ गुड। नीड योर ब्लेसिंग्स, दैट्स ऑल गाइस। तो जी अब शुरू करेंगे बेटा अगला टॉपिक। वी हैव टू कवर नाउ मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इससे पहले वाला पार्ट बेटा हम सारा कवर कर चुके हैं। देर आर 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम: इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। ये 3 मेथड होते हैं जिससे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड का दूसरा नाम लिखा हुआ है आपके सामने, इनकम डिस्पोजेबल मेथड। और वैल्यू एडेड मेथड का भी दूसरा नाम लिखा है जी, नेट आउटपुट और दी प्रोडक्ट मेथड। ठीक है जी, ये 3 मेथड है जी नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के। शुरुआत करेंगे हम इनकम मेथड के साथ। इनकम मेथड के कंपोनेंट्स को याद करने से पहले एक शॉर्ट फॉर्म अपने दिमाग में रख लेंगे। श्री पंडित महाराज, ये CRI इज श्री एंड PM इज पंडित महाराज। C stands for what? C stands for compensation of employees here. C का मतलब क्या हो गया जी? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में इंक्लूड होता है वेजेस एंड सैलरी जो हमें मिल रही हैं। इसके अलावा बेटा वेजेस एंड सैलरी के अलावा हमारा एम्प्लॉयर हमें कुछ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जैसे कि ग्रेट्युटी। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जैसे कि हो सकता है हमारी सैलरी में से कुछ पैसा जो है वो कट के प्रोविडेंट फंड में जाता है। ऑलराइट, ये सब क्या है बेटा? हमारी सैलरी के अलावा जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हमारा एम्प्लॉयर हमें प्रोवाइड करता है। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या आ गया? वेजेस एंड सैलरीज। इसके अलावा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए। याद रहे, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की बात नहीं की जा रही। ओके जी। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऑलवेज मीन्स द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बिफोर इनकम टैक्स। ध्यान से सुनिएगा जी। मान लो बेटा एग्जाम में न्यूमेरिकल में दे रखा है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आफ्टर इनकम टैक्स 10,000 और बेटा अलग से गिवन है इनकम टैक्स 2,000। भाई टैक्स देने के बाद 10,000 है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, 2,000 का आपने इनकम टैक्स दिया है। अगर आपको जानना है कि टैक्स देने से पहले कितना था कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, तो क्या करेंगे जी? मुझे पता है 10,000 है, टैक्स देने के बाद 2,000 का मैंने टैक्स दिया है, ऐड कर दो जी, 12,000 आ गया ना कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बिफोर इनकम टैक्स। एग्जाम में अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आफ्टर इनकम टैक्स गिवन है, आपने उसको कन्वर्ट करना है बिफोर इनकम टैक्स में। कैसे कन्वर्ट होगा? इनकम टैक्स को ऐड कर देना है आफ्टर वाले अमाउंट में। ठीक जी, ये पहली बात जो आपको याद रखनी है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए। दूसरी बात ये मैंने अभी आपको बताई थी, फिर से एक बार देख लीजिए। सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में काउंट किया जाता है बेटा, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन काउंट नहीं किया जाता, एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन को इंक्लूड नहीं किया जाता। एग्ज़ाम में अगर दे रखा हो बेटा वेजेस एंड सैलरी 12,000, उसके अलावा लेट्स से बेटा आपको एग्ज़ाम में गिवन है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की तरफ है 2,000 और एम्प्लॉई के खुद का कंट्रीब्यूशन है 1,000। तो टोटल कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या क्या आएगा?
एक तो जी वेजेस एंड सैलरीज आएगा ही आएगा 12,000। इसके अलावा बेटा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन काउंट हो जाएगा, ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन काउंट नहीं किया जाएगा। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इधर हो गया कितना, 14,000। ऑलराइट, अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एक डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है। डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट माने कि हम सिर्फ उसी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की बात करेंगे जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाया गया है। फर्क नहीं पड़ता कि वो रेजिडेंट कमाए या नॉन रेजिडेंट कमाए। एग्जाम में मान लीजिए दे रखा है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज अर्नड बाय रेजिडेंट विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, compensation of employees earned by a resident within domestic territory 5,000, और गिवन है जो रेजिडेंट कमा रहा है टेरिटरी के बाहर वो है 1,000। इसके अलावा लेट्स से गिवन है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, वो हो गया 2,000। तो नेशनल इनकम में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में कौन सा अमाउंट गिना जाएगा, एक तो ये और एक ये, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी वाला अमाउंट गिना जाएगा। तो 7,000 इंक्लूड किया जाएगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में। ठीक जी, ये था पहला कंपोनेंट श्री पंडित महाराज में, सी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अगला जी रेंट एंड रॉयल्टी। बेटे जी रेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सप्लिसिट रेंट, एक होता है बेटा इम्प्यूटेड रेंट। एक्सप्लिसिट रेंट क्या होता है, एक्सप्लिसिट रेंट माने कि एक्चुअल रेंट, वो रेंट जो हम एक्चुअली में पे कर रहे हैं किसी आउटसाइडर को, हमने अपनी जेब से पैसा निकालकर आउटसाइडर को पे किया। एक्सप्लिसिट रेंट, रेंट पेड बाय अ टेनेंट टू अ लैंडलॉर्ड, एक टेनेंट किराएदार लैंडलॉर्ड को पैसा दे रहा है, विजिबल ट्रांजैक्शन है जी, एक्चुअल रेंट है, वो एक्सप्लिसिट रेंट हो गया। और इम्प्यूटेड रेंट क्या होता है, हो सकता है बेटा वो ओनर के खुद की ज़मीन हो, ऐसे में वो किसी बाहर वाले को रेंट पे नहीं करेगा, लेकिन उस जगह की एक रेंटल वैल्यू तो है ही, वो रेंट खुद से एक तरह से अपने आप को पे कर रहा है ना। ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, हम एस्टिमेट करते हैं कि ओनर जिस ज़मीन पर बैठा है, जो ज़मीन उसको बिलोंग करती है, उसका किराया कितना होगा। हम मान के चलते हैं कि वो किराए का खर्चा खुद पे झेल रहा है, एक तरह से वो अपने आप को ही किराया दे रहा है। ठीक, इम्प्यूटेड रेंट क्या होता है जी, जो ओनर अपने आप को पे करता है, द ओनर पेज टू हिमसेल्फ, ये हो गया जी रेंट। नेशनल इनकम में बेटे इम्प्यूटेड रेंट और एक्सप्लिसिट रेंट दोनों काउंट करे जाते हैं। ओके जी, नेशनल इनकम में इम्प्यूटेड रेंट और एक्सप्लिसिट रेंट दोनों काउंट किए जाते हैं। रॉयल्टी वर्ड का मतलब क्या होता है, रॉयल्टी वर्ड का मतलब कोई भी रिटर्न जो हम एक इनटैंजिबल प्रॉपर्टी पे कमाते हैं। बेटा आपने कोई बहुत बढ़िया सा गाना बना दिया, उस गाने की ट्यून हमें चाहिए, तो आप मुझसे किराया वसूल करोगे उसका। आपने सुना होगा बहुत बार यूट्यूब पे जी कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, उसने किसी दूसरे आर्टिस्ट का गाना बजा दिया बिना उससे परमिशन लिए, उस आर्टिस्ट को आपको पहले रॉयल्टी पे करना होगा। एक तरह से उसकी इनटैंजिबल प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए आप उसको किराया दे रहे हैं, वो होता है रॉयल्टी।
अलग अलग फॉर्म में होती है जी रॉयल्टी। ये कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, सब रॉयल्टी है ये। ठीक, आगे जी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या हुआ? वो पैसा जो कैपिटल के रिटर्न में हमें मिलता है, करेक्ट। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया जी कैपिटल। उस कैपिटल के रिटर्न में हम उम्मीद रखते हैं एक फैक्टर इनकम की। उस फैक्टर इनकम को क्या किया जाता है, क्या बोला जाता है उसको? इंटरेस्ट। अगर आपको याद हो पहले लेक्चर में मैंने बताया था इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट इज द रिटर्न ऑफ प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर्ड बाय कैपिटल। ठीक जी, ये हो गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। फिर आ गया जी प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको याद होना चाहिए बच्चों, प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी शेयर होल्डर्स को बांट देती है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको हम डिविडेंड भी बोलते हैं। एक होता है जी प्रॉफिट का वो हिस्सा जो बांटा नहीं जाता, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो कि हो गया क्या? रिटेन्ड अर्निंग्स। और तीसरा प्रॉफिट का वो हिस्सा जो टैक्सेस में चले जाता है जी, कॉरपोरेट टैक्स। ये जी प्रॉफिट के 3 हिस्से। अब प्रॉफिट में भी आपको एक बात ध्यान रखनी है, प्रॉफिट हमेशा बिफोर कॉरपोरेट टैक्स ही इंक्लूड किया जाएगा। याद करो बच्चों, अभी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में भी यही बात करी ना कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बिफोर इनकम टैक्स इंक्लूड किया जाएगा। ये रहा। अगर आफ्टर इनकम टैक्स वाला गिवन है तो उसमें इनकम टैक्स आपको जोड़ देना है। इधर प्रॉफिट में अगर बेटा प्रॉफिट आफ्टर कॉरपोरेट टैक्स गिवन है तो आपने कॉरपोरेट टैक्स को क्या कर देना है जी? ऐड कर देना है आपने कॉरपोरेट टैक्स को। गिवन है, मान लो बेटा प्रॉफिट आफ्टर कॉरपोरेट टैक्स 20,000 और कॉरपोरेट टैक्स है बेटा 4,000 का, तो नेशनल इनकम में कौन सा अमाउंट इंक्लूड किया जाएगा? 24,000, जो कि है क्या? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सॉरी, जो कि है क्या? प्रॉफिट बिफोर कॉरपोरेट टैक्स। ठीक जी। लास्ट कंपोनेंट, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। बहुत सारे बेटे पेटी शॉपकीपर्स हैं इंडिया में, बहुत सारे लोग हैं जो छोटी मोटी दुकान खोल के बैठे हैं जी, मेरे जैसे हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्लिनिक खोल के बैठे हैं, कोई पनवाड़ी की दुकान खोल के बैठा है, कोई जनरल स्टोर की दुकान खोल के बैठा है। अब ये सब अपने इनकम को ऐसे सेग्रीगेट करके नहीं लिखते। दे हैव अ वेरी सिंपल वे ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स। एक तरफ लिख दिया क्या क्या पैसा आया, एक तरफ लिख दिया क्या क्या खर्चा हुआ है जी, करेक्ट। ऐसा नहीं है कि कोई कैटेगराइजेशन हो रहा है मिक्स्ड, मतलब कोई कैटेगराइजेशन है जैसे कि ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है जी, ये रेंट का पैसा, ये इंटरेस्ट का, तो एवरीथिंग इज़ वेरी मिक्स्ड। ये वो अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेज और सेल्फ ओन्ड या सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर जो इनकी इनकम है उसमें हर तरह की इनकम इंक्लूड होती है और पॉसिबल नहीं होता उस इनकम को ऐसे सेग्रीगेट करना अलग अलग फैक्टर इनकम में। उन सब की इनकम को हम कंबाइन करके एक सेपरेट कंपोनेंट में लिया जाता है उसको, एंड वी कॉल इट एज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या कहेंगे जी इसको? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ
एम्प्लॉयड। ये थे पांचों कंपोनेंट इनकम मेथड के। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। रेंट एंड रॉयल्टी और इंटरेस्ट को कंबाइन करके प्रॉपर्टी इनकम भी बोला जा सकता है। और रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट तीनों को अगर हम कंबाइन कर दें, याद रखने के लिए बच्चों, रेस्ट इन पीस, तीनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो उसको ऑपरेटिंग सरप्लस बोल दिया जाएगा। ठीक जी। तो इनकम मेथड से एग्रीगेट बच्चों क्या आता है? इनकम मेथड से एग्रीगेट आता है एनडीपीएफसी। अभी हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं भैया, मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में अब मैं फ़िलहाल नहीं बताने वाला कि एनडीपीएफसी ही क्यों आता है। आपके लिए फ़िलहाल वो जानकारी ज़रूरी नहीं है। क्रैश कोर्स है भैया, हफ्ते भर बाद पेपर है आपका, इतना याद रखेंगे। इनकम मेथड से आता है एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी को हम कैसे लिख सकते हैं? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक जी, ये सब ऐड कर दिया, आगे इनकम मेथड से एनडीपीएफसी। अब इससे नेशनल इनकम कैसे निकलेगा? अगर मुझे निकालना है एनएनपीएफसी और मैंने इनकम मेथड की मदद से निकाल लिया एनडीपीएफसी, तो कमेंट्स में बताइए क्या ऐड किया जाएगा इधर। कंफर्म करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप इस नंबर पे कि क्या ऐड किया जाएगा। ठीक जी, परफेक्ट। ये था जी पहला मेथड, इनकम मेथड। अगला मेथड करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड, एंड चिंता नहीं, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे डिस्कस। अगला मेथड एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से एग्रीगेट आएगा बेटा या तो जीडीपी-एमपी या एनडीपी-एमपी। कौन सा एग्रीगेट आएगा एक्चुअली में, दोनों में से क्या आता है, कैसे ये डिसाइड किया जाता है, थोड़ी देर में समझेंगे जी। सबसे पहला कंपोनेंट एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है वो, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माने कि रोजमर्रा के खर्चे जो हाउस होल्ड कर रहा है, जो हम रेजिडेंस कर रहे हैं। क्या क्या इंक्लूड होता है जी इसमें? इट इंक्लूड्स द कंजम्पशन मेड बाय रेजिडेंट्स विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस द कंजम्पशन मेड बाय रेजिडेंट्स आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी, और इट इज इक्वल टू हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर plus the consumption of private non-profit institutions serving household। बेटा बहुत सारी एनजीओज हैं हमारे देश में जो इतना खर्चा करती हैं, एनजीओज हैं जो जगह जगह जाके लोगों का हेल्प करती हैं, बट ऑब्वियस है ना, वो जगह जगह जाके जो हेल्प कर रहे हैं वो एक कंजम्पशन नेचर की हेल्प है। किसी को गोल्ड ज्वेलरी ये सब तो नहीं बांट रहे, वो कोई एसेट्स तो नहीं बांटे जा रहे हैं, दाल रोटी ये सभी बांटा जा रहा है जी। तो एक्सपेंडिचर मेथड में एक तो हमारे घर बार के जो खर्चे हैं, हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो काउंट किया जाएगा। इसके अलावा सारे प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस जो भी वो खर्चा कर रहे हैं हाउस होल्ड को हेल्प करने के समय, वो भी काउंट किया जाएगा। याद रखने वाली बात, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक रेजिडेंशियल कॉन्सेप्ट है। इसमें जो भी खर्चा रेजिडेंट करते हैं बेटा वो काउंट होता है, चाहे विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी हो या आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी हो। ओके जी, चाहे विद इन चाहे आउटसाइड खर्चा रेजिडेंट का अगर हो रहा है तो वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट है। शॉर्ट में इसको सी कॉम्पोनेंट कहा जाता है। अगला गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया, वही जो रूटीन एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती है, करेक्ट। गवर्नमेंट लोगों को सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट स्टाफ को सैलरी पे कर रही है, अपने ऑफिसेज के खर्चे वगैरह चला रही है, एवरीथिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स रूटीन एक्टिविटी इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको शॉर्ट में कंपोनेंट जी बोला जाता है। अगला इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या कैपिटल फॉर्मेशन। भाई बहुत ध्यान से इसको समझेंगे आप। देखो जी, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या कैपिटल फॉर्मेशन दो तरह से हो सकती है। एक हो सकता है बेटा वो इन्वेस्टमेंट जो फिक्स्ड एसेट्स में करी जा रही है, और एक वो इन्वेस्टमेंट होती है जो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कहलाई जाती है। फिक्स्ड एसेट में किए जाने वाला खर्चा बिजनेसेस करते हैं यूजुअली, गवर्नमेंट भी करती है और हाउस होल्ड्स भी करते हैं। बिजनेसेस तो फिक्स्ड एसेट में खर्चा करेंगे भैया, प्लांट एंड मशीनरी खरीदेंगे, लैंड खरीदेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे, वो सब खर्चे को हम कहेंगे ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट जो फिक्स्ड एसेट्स में खर्चा करती है उसे कहेंगे जी हम ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। हाउस होल्ड कौन सा खर्चा करती है जी फिक्स्ड एसेट में? हाउस होल्ड अपना रहने के लिए घर बनाती है, उसको हम कहते हैं ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, वो खर्चा जो हाउस होल्ड करता है अपने रहने के लिए, घर बनाने के लिए, वो एक फिक्स एसेट का खर्चा है। ये सारा खर्चा जो फिक्स एसेट में होता है बेटा, इसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये फिक्स्ड वर्ड बीच में बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे हम उस खर्चे को जो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर किया जाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट चेंज इन स्टॉक। उस साल जो भी हमने एडिशनल पैसा लगाया गोडाउन में माल वाल भरने के लिए, कैसे कैलकुलेट होता है ये? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ओके जी, ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट अब कैसे काउंट करी जाती है? सी, अरे हट जाता हूं। देखो भाई, तो इन्वेस्टमेंट के ये दो पार्ट आ गए ना। एक हो गया वो इन्वेस्टमेंट जो फिक्स एसेट में करी जाती है, उसे कहते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और एक वो इन्वेस्टमेंट है जो स्टॉक में करी जाती है, दिस इज द इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। बच्चे, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाता है टोटल इन्वेस्टमेंट, जिसको बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान आपको जो देना है वो इस वर्ड पे देना है, फिक्स्ड। बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में इंक्लूडेड है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, समझे?
एग्जाम में अगर दे रखा हो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, आप दोनों को ऐड करके निकालेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट। अगर एग्जाम में आपको ऑलरेडी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही गिवन है तो आपको अलग से इन्वेंटरी ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो चीज ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है। ठीक, ये था जी इन्वेस्टमेंट। अब मैंने आपको बोला था कि एक्सपेंडिचर मेथड से या तो जीडीपीएमपी आएगा या एनडीपीएमपी आएगा। बेटा दोनों में से कौन सा एग्रीगेट आएगा वो डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या दे रखी है। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ग्रॉस में दे रखी है तो एग्रीगेट आता है जीडीपीएमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नेट के टर्म्स में दे रखी है तो एग्रीगेट आएगा एनडीपीएमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके जी, ये था जी इन्वेस्टमेंट। अगला क्या है जी? अगला है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स माने कि एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्या नेट इंपोर्ट भी कुछ होता है? नेट इंपोर्ट होता है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। तो बच्चा पार्टी, क्या मैं इसको अगर ऐसे करना चाहूं, देखिएगा जरा, नेट एक्सपोर्ट है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। काम करते हैं, माइनस का साइन बाहर ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट क्या हुआ? नेगेटिव ऑफ नेट इंपोर्ट हो गया। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि नेट इंपोर्ट क्या हुआ? नेगेटिव ऑफ नेट एक्सपोर्ट हो गया। एग्जाम में अगर नेट इंपोर्ट दिया हुआ है 40 करोड़ तो नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा -40 करोड़। ये मत सोचना कि भैया नेट इंपोर्ट दे रखा है, इसका कोई काम नहीं है, इसको इग्नोर करते हैं। नहीं, वो जी गलत होगा। समझ में आ गई आपके बात? ये थे बेटा 4 कंपोनेंट्स एक्सपेंडिचर मेथड के, C प्लस I प्लस G प्लस NX, CIGNX। C हो गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और NX हो गया नेट एक्सपोर्ट्स। ऑलराइट, शॉर्ट फॉर्म याद रखने के लिए, सिगरेट नहीं छूट रही, ये घर में चिल्ला के नहीं बोलेंगे, बस मन में बोलेंगे याद रखने के लिए, वरना याद ही रहेगा तुम्हें कुछ। याद रखने के लिए क्या है शॉर्ट फॉर्म? सिगरेट नहीं छूट रही। एग्रीगेट क्या आएगा? जीडीपीएमपी या फिर एनडीपीएमपी। ठीक है जी, ये हो गए बेटा आपके दोनों मेथड्स। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के, फिर वैल्यू एडेड, और उसके बाद फिर आगे बढ़कर छोटे मोटे टॉपिक्स है वो करने के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, और अगली वीडियो में बहुत जल्द डालने वाला हूँ।